बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तरीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बहुत अर्जेंट कॉल पर आप तमाम हजरात को सहमत दी गई है। कुछ ऐलानात है जो सदर कौंसिल आपके सामने पेश फरमाएंगे। मैं सदर कौंसिल जाफर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो ऐलानात या कुछ प्रोग्राम हमारे हैं वो आपके गोश गुजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके इल्म में ये बात तो है कि हमने ये जंजीरी धरना तकरीबन 1 महीना पहले शुरू किया था। गुज़िश्ता महीने 18 तारीख को हम लोग यहाँ बैठे थे और आज 18 तारीख है। गोया 31 दिन 31 डेज आज कंप्लीट हो गए। उस एतबार से 1 महीना बैठकर हमने सब्र के साथ अपने मुतालबात रखे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, प्रशासन के सामने रखे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखे हैं। उनके ऑफिसर्स आते रहे, हमने अपनी बात करी, लेकिन ये बहरी सरकार ने कोई हमारे मुतालबात पर गौर नहीं किया। तो हमने वक्तन फ़ौक्तन उनको ऐसे मैसेजेस भी दिए जिसकी वजह से वो महसूस कर सकें कि हमारे मुतालबात कितने सीरियस हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये बात का भी इल्म हुआ होगा कि हमने 5-6 तारीख को आमखास मैदान में जो प्रोग्राम था दबिस्तान दक्कन का, उसके बैकआउट की अपील भी की थी और वो सक्सेस हुआ। हम ये समझ रहे थे कि लोगों के इस कदर न जाने के नतीजे में हुकूमत कोई इसका नोटिस भी लेगी, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गवर्नमेंट को ये अकल नहीं आई कि ये सोच भी सके कि उन्हें क्या करना है। बहरहाल तो इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गए। आपके इल्म में है ये बात। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज शुरू हो गई। और जाहिर है कि जो सरकार इस वक्त है वो लाचार सरकार है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है। अब अगर वो कुछ देना भी चाहे, कुछ एक्सेप्ट भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी शायद हमारी बात वो सुन सके और हमारी बात वो यकीनन सुनेगी, इसलिए कि हमने 1 महीना रहकर यहाँ पर जो कुछ किया है और जो कुछ समझाने की कोशिश की है, इतना काफ़ी है उन लोगों को समझने के लिए कि अगले 40 दिनों के अंदर उन्हें क्या करना है। तो हमने इसका बहुत जायज़ा लिया बारीकी से। जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग थे उनके साथ कई मीटिंगें की कि क्या हमारा ये धरना कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि सरला बेट का मामला तो हमने पोस्टपोन कर दिया। सरला बेट के मामले में हम जो चाहते थे वो मिल गया। गवर्नमेंट और प्रशासन की जो हालत है, और आज के जो सोशल मीडिया पे आपने अगर देखा होगा तो उससे इस बात का पता चलता है कि प्रशासन बहुत परेशान था और लॉ एंड ऑर्डर का मसला यकीनन हो सकता था। हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करना चाहते हैं, अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं और शरीफाना ज़बान ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीक़ा भी शरीफाना ही है। हो सकता है कि अगर ये शरीफाना तरीक़े से हमारी बात समझी नहीं जाएगी तो आइंदा हम गैर शरीफाना तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हम क्लियर कट अल्फाज में कहना चाहते हैं। सरला बेट का मार्च वैसे पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मौजूदगी में तय हुआ था। 6 तारीख को हमने पूरे महाराष्ट्र से फेडरल ग्रुप के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया था और उनके बीच में तय किया था कि हम 1 जुमा को पूरे महाराष्ट्र में एक साथ धरना देंगे और मेमोरेंडम देंगे।
जो काफ़ी सक्सेस रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और अगर उसके बाद भी हमारे मुतालबात में पूरा गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर हम अगले जुमा को सरला बेट मार्च करेंगे। ये बात हमने उस वक्त तय की थी। जाहिर है कि यहाँ पर सीपी वगैरह के साथ जो मीटिंग हुई है और हमारे अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें हमें बताया गया कि ये वक्त सही नहीं है और जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो कम्युनल सूरत हाल है। ये हिंदू मुस्लिम टेंस होने का ख़ास तौर से खदशा है और हम नहीं चाहते कि कोई फसाद की कैफियत पैदा हो। इसलिए हमने ये फसाद को अवॉइड करने के लिए, हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा न हो इसके लिए, और जो नॉर्म्स और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है उसको सामने रखते हुए सरला बेट मार्च को वापस लिया किया है और वक्त आने पर वो फिर दोबारा ऐलान किया जा सकता है। उसी तरह 31 दिन का ये धरना जो आज कंप्लीट हो गया उसको 31 डेज, इसके बारे में हमने बहुत सारी मीटिंगें की। उसमें तमाम वो लोग जो शुरू से हमारे साथ हैं उन लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की, तो सब लोगों के मशवरे के बाद ये तय हुआ है कि हम इस मोमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि पॉज देंगे। पॉज नई गवर्नमेंट बनने तक, जब तक हम इवेंट वाइज एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। मसलन हम आज इसको मुलतवी कर रहे हैं इस धरने को, लेकिन इस शर्त के साथ कि जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी उस दिन दोबारा यहीं बैठेंगे अपने उन्हीं मुतालबात के साथ और उन्हीं लोगों के साथ जो शुरू से हमारे साथ हैं। वही मुतालबात दोहराएंगे, उसी अंदाज को अख्तियार करेंगे जो अब तक था। इस सिलसिले में हम क्या क्या करेंगे और इस बिटवीन ये 40 जो दिन है बीच के, उसमें हम क्या क्या करेंगे। उसमें हम सिन्नर यानी डिस्ट्रिक्ट नासिक जाकर जो FIR हुए हैं वो FIR पर अमल बजावनी कितनी हुई है उस पर तहकीक करेंगे। नासिक के SP से जाके मिलेंगे, अहमदनगर के SP से जाके मिलेंगे और दोनों से मालूम करेंगे कि इतनी FIR पे उन्होंने क्या एक्शन लिया है, कितने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है और 70 से ज़्यादा FIR होने के बावजूद उन्होंने उसमें कोई एक्शन लिया भी है या नहीं लिया है। पिछले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो लथाड़ लगाई है प्रशासन को, वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि इतने FIR होने के बावजूद उसका ब्यौरा अदालत को क्यों नहीं पेश किया गया और 1 नवंबर वार्निंग दी है उनको कि 1 नवंबर तक वो अगर सबमिट नहीं करते तो फिर कोर्ट कुछ डिसीजन लेगा। तो बहरहाल हम उनसे भी जाके मिलेंगे और मालूम करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। उसी तरह हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बॉसेस हैं उनसे मिलेगी और उनके सामने मुतालबात रखेगी और उनको इसरारन ये बात कहेगी कि हमने ये धरना दिया है, ये धरना गई हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ था। आने वाले दिनों में अगर उम्मीद आप रखते हैं कि आपकी हुकूमत बनेगी तो आपको अपने इंतखाबी मंशूर में इन मुतालबात को जगह देनी पड़ेगी। हम उनसे मिलकर ये बात कहेंगे, जो लोग इसको माकूल समझेंगे उसे कबूल करेंगे और जो उसको रिजेक्ट करेंगे उनके बारे में अवाम खुद फैसला करेगी। हम उस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उसी तरह हम अवाम को भी बेदार करेंगे कि अवाम में जब लोग आपसे अपने वोट मांगने के लिए आए और आपसे मदद के तलबगार बनकर गलियों और गलियारों में घूमने लगे, तब आप ज़रूर पूछिएगा कि मुतालबात का क्या है, आपकी जमात ने हमारे सिलसिले में क्या फैसला किया है या आपकी पार्टी इस सिलसिले में क्या कहती है इन मुतालबात को लेकर। क्या वो कोई लिखित फॉर्म में देने के लिए तैयार है, क्या वो लिखित फॉर्म में देने के लिए हमें तैयार है, इसका हम उनसे इआदा चाहेंगे। तो ये भी हम इस 40 दिनों के अंदर यहाँ से उठने के बाद खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि मोहल्ला मोहल्ला गली गली जाकर आवाम को ये समझाएंगे कि आने वालों से ये सवालात तुम करो और जिसने भी इन मुतालबात को तस्लीम किया और अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाया उसके बारे में अवाम खुद फैसला करेगी कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा
जो यहाँ पर हम 31 दिन जब बैठे हैं तो हमें क्या मिला है, ये एक एनालिसिस का हमारा एक पूरा पार्ट है, इसको हम एनालाइज करेंगे। इसमें अंदर और बाहर से क्या क्या चीजें हुई है वो भी हमारे एनालिसिस का एक तरीका है और काम है। लेकिन हमने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ पर, सिर्फ हम खाली नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बल्कि इन दिनों के अंदर एक नया हौसला हमें मिला है कि इतने दिनों तक हम इत्मीनान से उसूल और ज़ाब्ते के साथ बैठ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस तो पैदा हो गया है। और अगर इससे लंबी कोई बारी अगर खेलनी है तो बारी भी खेलने के लिए हम तैयार हैं, ये बात एक कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। तो जो अचीवमेंट है हमारा कि इतनी लंबी पीरियड के लिए हम बैठने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, ये बात साबित हुई है। जो मुतालिबात हमारे हैं वो इश्यूज को हमने लोगों को समझाया है। रामगिरी को हम क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, रामगिरी ने क्या बातें की है, उसका जवाब हमने क्या दिया है, या नीतीश राणे जो हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है उसने क्या कहा था और उसकी क्या हैसियत है, ये इश्यूज को लोगों को समझाया है हमने यहाँ बैठकर। और एक एक आदमी को समझाया है, न इस पर कि यहाँ जो लोग आए उनको समझाया है, बल्कि उनके मोहल्लों में जाके समझाया है, गली गली नुक्कड़ पर ये हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली है, होटलों में जाकर, नुक्कड़ों पे जाकर, चौपालों में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये इश्यूज क्या है, वफ़ क्या है, वफ़ की नज़ाकतें क्या है, वफ़ का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो क्या है। लोग सिर्फ वफ़ बोर्ड को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो अब साजिश जो की जा रही है वो क्या है, वो डिटेल हमने समझाई है। उसी तरह जो ब्लास्फेमी एक्ट है, आहनत के खिलाफ कानून लाने की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ हमारे ही दीन के मसले के लिए नहीं, बल्कि मुख्तलिफ धार्मिक जो शख्सियतें हैं या पर्सनालिटीज़ हैं उनकी विटंबना के खिलाफ में भी ये कानून बनाया जा सकता है। तो एक लॉजिकल हमारा डिमांड है कि ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे पास किया जाए और उसमें सज़ा का प्रावधान ऐसा हो कि फिर दोबारा कोई ज़बान खोलने की ज़रूरत न कर सके। ये हमारा, और इस पर बहुत सारे पिछले दिनों जो एमपीज़ एमएलएज यहाँ पर आए थे, जो जिन्होंने बात की, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये लॉ जो इंट्रोड्यूस करेंगे। बाद लोगों ने कहा कि हम इसको अपने बनाएंगे, ये बात भी कही है, लेकिन आफ्टर ऑल हम चाहते हैं कि वो राइटिंग में आए। ज़बानी वादे बहुत लोग करते हैं और ज़बानी वादों का कोई एतबार भी नहीं है। हमने फिर ये बात भी की पब्लिक डिमांड की हैसियत से कि औरंगाबाद का जो पुराना नाम है उसको एज इट इज़ रखा जाए, नए नोटिफिकेशन के ज़रिए से नाम को बहाल किया जाए और इसके एडजेसेंट जो नए रेवेन्यू एरियाज डेवलप हो रहे हैं, ये नई आबादी को संभाजी नगर का नाम दिया जाए। हम पब्लिक डिमांड में पहले लोग हैं जो पब्लिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम दिया जाए उन इलाकों को जो नए रेवेन्यू एरियाज डेवलप हुए हैं, और पुराना नाम एज इट इज़ रखा जाए जो औरंगाबाद है। यहाँ की आबादी इतनी हो गई है कि उसको 2 कॉरपोरेशन में तकसीम किया जा सकता है, और हम ये भी इस डिमांड को भी सामने रख रहे हैं कि 2 कॉरपोरेशन बना दी जाए, एक औरंगाबाद जो पहले से चली आ रही है, दूसरा संभाजी नगर। तो ये नाम जो लोग रखना चाहते हैं उनकी दिल की तसल्ली भी हो जाएगी, और ये पब्लिक डिमांड के तौर पे हम रख रहे हैं। आज तक संभाजी नगर का पब्लिक डिमांड हुआ नहीं है कि नाम रखा जाए। हम पहले लोग हैं जो पब्लिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम नए रेवेन्यू एरियाज को रखा जाए और पुराना नाम एज इट इज़ रखा जाए औरंगाबाद, इसमें कोई मुदाखलत न की जाए। ये तमाम मतालेबात को लेकर हमने ये 31 दिन पूरे किए हैं, और आने वाले दिनों में फिर से हम इसको मुलतवी करके जिस दिन नई गवर्नमेंट बनेगी उस दिन से इसी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। इस सिलसिले में ये हमारा अचीवमेंट है कि पिछले दिनों हम ये बातें समझाने के लिए कामयाब हुए। कौमी सतह के जो कायदीन थे मुसलमानों में, तौक़ीर रज़ा खान साहब या उमरैन महफूज रहमानी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह के, ये अहम लोगों ने इस धरने को विज़िट की। ये छोटा सा धरना था लेकिन ये बड़ी शख्सियतें इसमें शामिल हुई हैं। ये इससे एक नेशनल टच भी मिला है इसको, और जहाँ जो लोगों को मालूम नहीं था उन्हें मालूम हुआ है कि औरंगाबाद में एक कंटिन्यूस धरना चल रहा है।
उसके तर्ज पर बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग और मंसूबाबंद कोशिशें करने का फैसला किया है। उसी के साथ इसमें बहुत सारे एमएलएस, एक्स एमएलएस, एमपी, एक्स एमपीज, उन लोगों की भी आमद हुई है और उन्होंने भी अपने पॉजिटिव और एक्टिव जो है सपोर्ट का जो है इजहार किया है। बाद लोगों ने कहा है कि हम अपने नेताओं से कहेंगे कि वो ये माकूल जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करें और अगर हमारी सरकार बनती है तो डेफिनेटली हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लिखित फॉर्म में कुछ चीज़ मिले। ज़बानी वादे बहुत हो चुके हैं। इसके बाद तमाम शहर की जो सियासी जमातें हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो आते रहे। मिली तंजीमों, मजहबी जमातों के वफूद की आमद होती रही है। मजहबी जमातों के तकरीबन वफूद ने यहाँ पर विज़िट किया है और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक्टिव सपोर्ट देने का वादा किया है। अमीर शरीयत, नायब अमीर शरीयत और उनकी जो टीम उलमा और इम्मा के उनके वफूद भी आते रहे। उसी तरह गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के वफूद भी आते रहे। जिस दिन यहाँ दलित भाइयों का बड़ा मोर्चा था, ऐसा लगता था कि वो मोर्चा उनका नहीं बल्कि हमारा है, क्योंकि पूरा पंडाल भरा हुआ था। एक साया था, हर जगह धूप थी और वो साया इस पंडाल का था, वो यहाँ बैठे हुए लोग थे। उनके लीडर ने यहाँ आकर तकरीबन आधे घंटे तक तकरीर की और कहा कि जहाँ जहाँ भी जो भी फैसले आप कहेंगे हम आपके साथ हैं। जो है उन्होंने भी सपोर्ट डिक्लेयर किया था। कई ऐसे वंचित समाज के छोटे बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आकर सपोर्ट किया। इवन जो सरकार में लोग हैं उनकी एक पार्टी ने भी आकर हमें सपोर्ट किया है। अजीत दादा पवार की पार्टी ने भी आकर एक्टिव सपोर्ट देने की बात की। हमने कहा कि भाई हमको शर्म आती है आपका सपोर्ट लेने में, क्योंकि आपके साहब तो पावर में हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और आप एक आदमी को गिरफ्तार नहीं करवा सकते, तो आपका सपोर्ट लेने में हमको बड़ी बेबसी महसूस हो रही है। लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना सपोर्ट दिया। वो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ समाज के तबक़ात से NGO, समाजी, दीनी, मिली तंजीमें, पॉलिटिकल ग्रुप्स स्पेशली, उनका शुरू से साथ रहा। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो लोग भी आते रहे और कई जो माहिरीन जो अपने सब्जेक्ट के थे उन्होंने भी आकर यहाँ पर विज़िट किया और अपने ख्यालात का इज़हार किया है। ये सब्जेक्ट जो कि आनत रसूल क्या है, इस पर हमने यहाँ गुफ्तगू करवाई है। उसी तरह वक्फ क्या है, वक्फ के अक़साम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मुसलमानों के औक़ाफ़ कहाँ कहाँ हैं, उसका डाटाबेस, सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की गई है। उसी तरह औरंगाबाद का नाम, इसकी तारीख क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और क्यों बदला जा रहा है और बदलने से क्या क्या हो गया, तमाम चीज़ों पर हमने सैर हासिल यहाँ गुफ्तगू करवाई है और लोगों तक बात पहुँचाई है। सिर्फ ये धरना नहीं था बल्कि एक इंफॉर्मेशन का एक सेंटर भी था। यहाँ पे हमने सीरत सीरीज चलाई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके नामूस के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, इस पर हमने तफसीलात वहाँ पहुँचाई है कि पैदाइश से लेकर हिजरत तक, हिजरत से लेकर नबूवत तक, नबूवत से लेकर हिजरत तक और हिजरत से लेकर आपके इंतकाल तक, ये पूरी सीरीज चलाई है। यहाँ पे गैर मुस्लिमों के लिए हमने कई किताबें रखी हैं ताकि अगर वो पूछें कि क्या आदर्श है तुम्हारे रसूल के, वो आदर्श बताने के लिए पम्फलेट, बुक्स, किताबें हमने यहाँ रखी हैं कि वो जो लोग आते रहे उनको हम देते रहे, ताकि सिर्फ हमारा ये धरना सिर्फ एक पॉलिटिकल धरना न रहे या सिर्फ हमारे मुतालबात का एक मुतालबाती ग्रो बनकर न रहे, बल्कि जिन इश्यूज़ को हम टेकअप कर रहे हैं उसकी बारीकी को भी लोगों तक समझा सकें और उनको बता सकें कि हम खाली खुली यहाँ बैठे नहीं हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक उसूल है, उसके हवाले से हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होगी, हमारे मुतालबात ख़त्म नहीं होंगे, हम पाउस तो ले सकते हैं लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं। इंशाअल्लाह ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस धरने को ख़त्म न समझे, ये धरने को मुलतवी समझे, पोस्टपोन समझे। ये फिर हम जिस दिन सरकार नहीं बनेगी उस दिन यहाँ फिर बैठेंगे और फिर मुतालबात के साथ यहाँ पर अपनी पुरानी रिवायत के साथ ऐलानात करते रहेंगे। इस ज़िमन में मैं 2-3 और चीज़ें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ऑपरेट किया है ख़ास तौर से यूट्यूबर्स ने और जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, इस सिलसिले में जो कॉपरेशन आप कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉपरेशन आपका मुस्तकबिल में भी रहेगा।
लेकिन अब तक के जिन लोगों ने कोऑपरेट किया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसे उम्मीद के साथ कि वो आइंदा भी कोऑपरेट करते रहेंगे। इसमें हमने कोशिश की है कि हमारे मामला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उसूल और ज़ाब्ते के साथ और जितने भी कानूनी जो दायरे हैं उनके अंदर हम अपने मामला को निपटें। इसमें प्रशासन ने भी जो कुछ किया है कोऑपरेटिव उनका रवैया रहा है और हमने भी उनको कोऑपरेट किया है। लेकिन ये मुतालबात हम फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो फिर हमें वो तरीके भी अख्तियार करने पड़ेंगे जिससे बहरों के कान खुलते हैं और नाक दबाने से मुंह खुलता है, वो नौबत ना है। इससे पहले हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोग इस सिलसिले में अपनी कुछ जो जो मुतालबात हैं उसको महसूस करें, समझें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते रहे, उनसे हमारे विचार विमर्श हुए हैं, बहुत सारी बातों में सहमति हुई है, किस पर डिसएग्री हुए हैं। बाद लोगों ने दूर से ही आने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ जो मुतालबात है वो उनके फेवर नहीं कर सकते, तो उन्होंने आने का ऐलान के बाद भी उसको मनसूख किया है कि वो नहीं आ पाएंगे। वो तमाम लोगों की हम कदर करते हैं जिन्होंने जिस हद तक हमारा साथ दिया है, लेकिन हम वो लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या पॉलिटिक्स में अपनी कोई जो एम्बिशंस रखते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल महाभारत होने वाला है इलेक्शन का, इस महाभारत में क्योंकि वी आर द फेडरल एंड एपेक्स ग्रुप ऑफ नॉन पॉलिटिकल अलायंस, हम जो है गैर सियासी अलायंस हैं। इस हवाले से हम दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ की कोई बात ऐसी, यहाँ के फोटोग्राफ्स आप अपने लिए इस्तेमाल न करें, प्लीज़ हमारी ये दरख्वास्त है। क्योंकि अगर वो बातें और वो फोटोग्राफ्स इस्तेमाल करके आप वोट मांगेंगे तो हमारी जो कही हुई ये बात कि हम नॉन पॉलिटिकल अलायंस है, ये बात गलत साबित होगी। इसलिए हमारी मुअद्दबाना दरख्वास्त उनसे है कि वो इस सिलसिले में ऐसे कोई कमेंट, ऐसी कोई फोटोग्राफ्स या ऐसा कोई रेफरेंस यहाँ का अपने कैंपेनिंग के अंदर इस्तेमाल न करें। वो कौंसिल के मुतालबात को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर जोर देकर बात कर सकते हैं, लेकिन कौंसिल के अपने हक में कोई फोटोग्राफ्स को, स्टेटमेंट को इस्तेमाल न करें, प्लीज़ हमारी ये उनसे दरख्वास्त है। अब इसके बाद आप जो भी पूछेंगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, पुलिस ने तो कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे और वहाँ के हालात उन्होंने बताए। पुलिस का प्रेशर, देखिए प्रेशर की जहाँ तक बात है तो हम यहाँ 31 दिन बैठते ही नहीं थे। हमको माकूल लगा कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया कि सरला बेल्ट का मार्च जो है वो मुलतवी किया जाए। हमने वापस नहीं लिया है या उसको हमने कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ उसको पोस्टपोन किया है। ये इलेक्शन के जो हालात हैं, इसमें जो सूरत हाल बन के आती है, नॉन पॉलिटिकल अलायंस है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उससे फ़ायदा उठा सकती है और किसके दिल में क्या है हम कह नहीं सकते। अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती है तो नुकसानात जिसके होते हैं वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि ज़्यादा नुकसान बेयर कर सकें। तो हम ये चाहते हैं कि कम नुकसान पे ज़्यादा फ़ायदा कैसा हो सकता है वो देखें। इसलिए हमने महसूस किया कि अगर ये मार्च से कम्युनल सूरत हाल बनती है और वहाँ जो, और अगर आज सोशल मीडिया आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अगर वो सूरत हाल में हम भी पहुँचते तो क्या घमासान होता, उसका एक अंदाज़ा बहरहाल हमको है। ये घमासान ही अगर गवर्नमेंट को समझाने के लिए बेहतर होता तो ये घमासान भी हो सकता था, लेकिन इशू डाइवर्ट हो जाता है। हमारे मुतालबात डाइवर्सिफिकेशन का एक दूसरा रास्ता ले चुके होते हैं। हम क्या बात कहना चाहते हैं लोग उससे सुनने के बजाय दूसरे इशूज़ में लग जाते हैं, फिर गिरफ्तारियाँ होती है, फिर वकील लगाए जाते हैं, फिर चंदे होते हैं और फिर वो चंदे जमा करके वकील लगाकर ज़मानतों के लिए 2-2 साल घूमना पड़ता है। ये जो सूरत हाल है इससे हम बचना चाहते हैं और हम आम आदमी को बचाना चाहते हैं। कोई हम पर केस कर दे या ऑर्गेनाइजर पे कोई सवाल खड़ा कर दे उससे कोई फिक्र नहीं, लेकिन आम डेली वेजेस पर जो लोग हैं जो मोहब्बत में आ जाते हैं उनको इन मुसीबतों से हम बचाना चाहते हैं। इसलिए हमने उस मार्च को मुलतवी किया है
और इस धरने को भी मुलतवी कर रहे हैं टिल न्यू गवर्नमेंट आने तक। करेंगे कि इन मुतालबात को जिंदा रखिए। मैंने आपसे कहा ना कि हम यहाँ से उठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे। हम आवाम में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि तुम्हारे पास जो उम्मीदवार आएंगे उनसे पूछो तुम्हारे पार्टी की क्या राय है, तुम्हारे पार्टी लिखकर देगी क्या मुतालबात को, और अगर देने का वादा करती है तो अपने इंतखाबी मंशूर में लिखवाओ उसको। हम ये कहेंगे उनसे। जो हम इवेंट एक के बाद एक लॉन्च करेंगे छोड़ेंगे थोड़ी, हम मुतालबात करते रहेंगे। यहाँ बैठकर न सही, वहाँ खड़े रहकर सही, मोहल्लों में जाकर सही, लेकिन हम आवाम के अंदर ये बेदारी पैदा करेंगे। जिनको लेकर वो अपने वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे ये कहेंगे कि जरा इन मुतालबात पर भी इनसे सवालात किए जाए। पिछले 30 दिन में माँ बहनों ने बहुत सपोर्ट किया आपको, उनके ताल्लुक से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस सिलसिले में शुरू से ही हमारी खवातीन ने एक भरपूर साथ दिया है। हमारे कंधे से कंधा लगाकर वो यहाँ बैठी है। यहाँ पर अगर वो 2-3 भी रही हैं तो वो बैठी रहेंगी, और बहरहाल उनके इस कामयाब ताउन पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो आइंदा भी इसी तरह अपना ताउन देगी अगर हम यहाँ पे दोबारा यहाँ बैठते हैं। नहीं, शासन की तरफ से तो एक लेटर हमको एक नोटिस की शक्ल में बहुत मिले हैं, पहले दिन से नोटिस की शक्ल में मिले हैं, उसका रिप्लाई हम रोज ले जाकर देते रहे हैं। नहीं, शासन देखिए, शासन अगर रामगिरी महाराज के बगल में खड़े रहकर ये कहता हो कि इनके बाल को धक्का नहीं लगने देंगे तो ये बेचारे प्रशासन क्या करेगा। और जो ये कहे कि नीतीश राणे ने जो बात कही है, अभी हम देखेंगे वो क्या कहा है उसमें। कहने के बाद भी, दोबारा कहने के बाद भी अगर होम मिनिस्टर ये कहे तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारी बात को मानेगी नहीं। हम तो उन लोगों से कहना चाहते हैं जो हमसे उम्मीद अगले 40 दिनों में रखने वाले हैं, और उनको हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वो वक्त आते आते इन तमाम मामलात पे और करें और इस सिलसिले में कुछ फैसले करें।